राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है स्वामी जी की बातें सुनता हुआ इंसान सारे दुख दर्द भूल जाता है। सुगंधा के गले में बाहें डालकर बाय माँ और वहीं पर बैठे रमेश को हाथ हिलाकर बाय पापा कहकर अवनी ने गुनगुनाते हुए अपना ऑफिस का बैग उठा लिया। सुगंधा ने कहा, अवनी आज जल्दी से आ जाना, अजय की बुआ आ रही हैं, याद रखना। माँ जल्दी आना तो मुश्किल है, ऑफिस से 5 बजे निकल भी लूँ तो भी घर आते आते 7 बजेंगे ही, आकर मिल ही लूँगी। डोंट वरी माँ। फिर खुद ही जोर से हंसती, बुआ का क्या है, वे मुझसे मिलने थोड़ी ही आ रही हैं, अपने बाबा जी के प्रवचन सुनने आ रही हैं। वहीं बैठे अजय को अपनी नई नवेली पत्नी के कहने के ढंग पर हंसी आ गई। बकवास मत करो अवनी, आ जाना समय से। हंसते हुए अवनी अजय को अदा से बाय कहकर निकल गई। माँ के गंभीर से चेहरे को देखकर अजय ने पूछा, क्या हुआ माँ, मूड खराब है क्या। नहीं, संक्षिप्त सा उत्तर पाकर अजय ने पिता को देखा तो महेश ने चुप रहने का इशारा किया। पिता पुत्र इशारों में बात करके मुस्कुराते रहे। अजय भी ऑफिस चला गया तो महेश ने कहा, मैं आज ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जीजी के आने तक तो आ ही जाऊंगा, तुम इतनी सी चुप क्यों हो। सुगंधा पति के पूछने पर जैसे फट पड़ी। चुप ना रहूं तो क्या करूं, कितना एडजस्ट करूं। सुबह से ही छैल छबीली बहू को देखते देखते मेरा सिर दुखने लगता है। छैल छबीली, अवनी, यह क्या बोल रही हो। रंग ढंग देखते हो ना, कहीं से भी बहू लगती है इस घर की। लटके झटके बनाओ श्रृंगार, नौकरी, इसकी बातें। उफ, एक संस्कारी बहू लाने के कितने अरमान थे। कुछ भी कहती हूँ हर बात का ऐसा जवाब देती है कि पूछो ही मत। हर बात को हंसी में उड़ा देती है। अपनी बेटी नीतू को देखा है, उसकी ससुराल में सब उसकी कैसे तारीफ करते हैं। जो उसकी सास कहती है वही वह करती है। और इस अजय ने तो एक छैल छबीली को मेरे सिर पर लाकर बैठा दिया। महेश ने बिफरी पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, परेशान क्यों हो रही हो। अवनी को बहू बनकर आए हुए 4 महीने ही हुए हैं। इतनी जल्दी उसके लिए अपने मन में एक इमेज न बना लो। तुम भी पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो। अपनी बहू के जीने के तौर तरीके पर तुमने उसे छैल छबीली नाम दे दिया है। अजय बहुत ही समझदार लड़का है। अगर उसने अवनी को अपने लिए पसंद किया है तो उसके गुण जरूर देखे होंगे। हाँ, है ना गुण। अजय को इन गुणों का गुलाम भी तो बना रखा है। नालायक सा उसकी हर बात पर हंसता है। वह सजी संवरी सी उस पर फिदा होकर जोक मारती रहती है और वह हंसता रहता है। मुझे क्यों नहीं दिखते हैं उसके गुण। महेश हंस पड़े। फिर सुगंधा को छेड़ा, सास को दिखते हैं कभी अपनी बहू के गुण इतनी आसानी से। फिर तुम इतनी गुणवान थी, तुम्हारे गुण दिखे कभी तुम्हारी सास को। सुगंधा को इतने गुस्से में भी इस बात पर हंसी आ गई। महेश बोले, अच्छा अब मैं भी निकलता हूँ, तुम गुस्सा मत करो, आराम करना। फिर जीजी भी तो आ रही हैं, तुम बिजी रहोगी। और फिर वे भी चले गए। घर के कामों के लिए श्यामा मेड आई तो सुगंधा काम करवाने में व्यस्त हो गई। सबसे फ्री होकर थोड़ा लेटी ही थी कि उनकी ननद उमा जीजी का फोन आ गया, जो आज शाम पुणे से उनके घर पर आने वाली थी। उमा फोन पर कह रही थी, सुगंधा मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तब तक बहू आ जाएगी ना। शादी के समय भी उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। हाँ जीजी, कोशिश रहेगी। फिर कुछ निर्देश देकर उमा ने फोन रख दिया। सुगंधा थोड़ी देर के लिए लेट गई और बहुत कुछ सोचने लगी। 4 महीने पहले ही उनके बेटे ने अवनी से 3 साल की दोस्ती के बाद प्रेम विवाह किया था। सब कुछ खुशी खुशी हो गया था। अवनी के पेरेंट्स प्रोफेसर थे। वे बेंगलुरु में रहते थे। मॉडर्न सुशिक्षित परिवार था। अजय को अवनी बहुत पसंद थी। यही सुगंधा के लिए खुशी की बात थी। वे अपने बच्चों की खुशी में घर परिवार में खुश रहने वाली हंसमुख महिला थी। पर अवनी के साथ कुछ ही दिन रहने के बाद सुगंधा के मन में अवनी के लिए एक ही शब्द आया था, छैल छबीली। अवनी सुंदर थी, स्मार्ट थी, खूब सच संवर कर रहने का शौक था उसे। वह अजय पर दिलो जान से फिदा है, यह सबको साफ साफ दिखता था। उसका ऑफिस से घर काफी दूर था। अजय से पहले ऑफिस निकलती और अजय के बाद में ही घर पर पहुंचती। मुंबई में ऑफिस आने जाने में अच्छी खासी परेशानी होने के बावजूद भी घर पर आते ही झट से फ्रेश होकर
सबके साथ उठती बैठती, हमेशा अपने कपड़ों का, चेहरे का, हेयर स्टाइल का, एक्सेसरीज का इतना ध्यान रखती कि सुगंधा हैरान सी देखती रह जाती। घर में ऐसे रहती जैसे सालों से यही उसका घर था। सुगंधा कई बार महेश के सामने भी उसे छैल छबीली कहती तो महेश उन्हें हंसकर टोक भी देते। कुकिंग का अवनी को कोई शौक नहीं था। एक दिन सुगंधा ने प्यार से अवनी से कहा, अवनी, छुट्टी वाले दिन थोड़ी थोड़ी कुकिंग भी सीख लो। उस समय चारों साथ में ही बैठे थे। अवनी ने पूछा, क्यों माँ? बेटा भले ही मेड है पर कुकिंग आनी भी तो चाहिए। माँ, मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग तो आती है, उतने से अभी काम चल जाएगा, फिर कभी सीख लूंगी। और फिर उसने सुगंधा के गले में बाहें डाल दी। माँ, मुझसे किचन में घुसा नहीं जाता, जब भी आपको जरूरत होगी हम फुल टाइम कुक रख लेंगे, आपको भी आराम मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कुक रख ही लेते हैं। सुगंधा कुक के आइडिया से ही मन घबरा गई कि कहीं यह छैल छबीली सच में कुक ना रख दे। फिर बोली, ठीक है, जब तुम्हारा मन हो तब सीख लेना। फिलहाल मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, श्यामा सब कर ही जाती है। महेश और अजय तो इस चर्चा पर मुस्कुराते ही रह गए थे। उस दिन सुगंधा ने महेश से कहा, देखा, कोई काम वाम नहीं करना चाहती है, जब भी कुछ सीखने के लिए कहती हूँ मेरे गले में लटक जाती है, फिर डांटा भी नहीं जाता है। उनके कहने के ढंग पर महेश खूब हंसे। बोले, जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कितना डांटने वाली सास हो। शाम को महेश उमा के आने से कुछ पहले ही आ गए ताकि वे कोई शिकायत ना करे। चाय नाश्ते के दौरान उमा अवनी के हाल चाल लेने लगी कि कैसी बहू है, सेवा क्या करती होगी, जब ऑफिस में ही रहती है। जवाब महेश ने दिया, सेवा किसे करवानी है, कोई बीमार थोड़े ही है। अवनी बहुत अच्छी और समझदार लड़की है जीजी। अवनी के जिक्र से सुगंधा के चेहरे पर जो एक मायूसी आई, उमा की तेज नजरों ने उसे भांप लिया। बहुत अंदाजे भी लगा लिए। उमा महेश से बड़ी थी, अब माता पिता रहे नहीं थे। दोनों भाई बहन अपना रिश्ता अच्छी तरह से निभाते आए थे। उमा धार्मिक कर्मकांडों में फंसी एक बहुत ही पारंपरिक विचारधारा की महिला थी। अपने घर में भी उनका बहुत दबदबा था। स्वामी लोकनाथ की अनुयायी थी। पूरे देश में स्वामी जी का कहीं भी प्रवचन होता तो वह जाकर जरूर से सुनती थी। विशाल शिविर में पूरे भक्तिभाव से 4 से 5 दिन रह आती। अब मुंबई इसीलिए आई थी कि शिविर अंधेरी में थी। अजय और अवनी भी ऑफिस से आ गए। उनका चरण स्पर्श किया। अवनी फ्रेश होकर साथ में बैठी। डिनर करते हुए अवनी वैसे ही अपनी मस्ती से बातें कर रही थी जैसे हमेशा से करती थी। उमा हैरान थी। फिर अवनी महेश को नागरिकता बिल के विरोध में अपने विचार बताने लगी। उमा अपने घर में इस बिल के समर्थन में अपने पति के विचार सुनती आई थी। लगा उनके पति की बात जैसे काट रही हो यह लड़की। गुस्सा तो आया पर खुद को कुछ जानकारी थी नहीं। कहती भी तो क्या, अवनी कह रही थी, पापा मेरे फ्रेंड्स इस बिल के विरोध में बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा भी उन्हें ज्वाइन करने का मन है, पर ऑफिस में जरूरी मीटिंग्स चल रही हैं। उमा ने जैसे चिढ़कर जानबूझकर उसकी बात काटी। मैं सोच रही थी, इस बार सुगंधा भी मेरे साथ चलकर स्वामी जी के शिविर में रह ले। तुम जरा घर देख लेना बहू। बुआ जी, माँ तो नहीं जाएंगी शिविर में। सुगंधा हैरान रह गई कि यह छैल छबीली बताएगी कि मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ नहीं जाऊंगी। उमा को जैसे करंट सा लगा। इस कल की आई लड़की ने उनकी बात काटी, अतः थोड़ी सख्ती से बोली, स्वामी जी की बातें सुनता हुआ इंसान सारे दुख दर्द भूल जाता है। अवनी ने ठहाका लगाया, ये स्वामी जी बंद करवाएंगे सारे डॉक्टर्स के क्लिनिक, नासा वाले ना पकड़ कर ले जाएं इन्हें। बहू, तुमने कभी ज्ञान ध्यान की बातें नहीं सुनी हैं शायद। सज संवर कर सुबह सुबह ऑफिस जाना एक बात है, अध्यात्म के रास्ते पर चलना दूसरी बात है। इस सख्त सी आवाज पर अवनी का चेहरा मुरझा सा गया। वह प्यारी सी लड़की थी, खुश मिजाज। यहाँ भी उससे कभी कोई ऐसे नहीं बोला था, पर अवनी भी अपनी तरह की एक ही थी। धीरे से बोली, बुआ जी, ज्ञान ध्यान की बातों में मेरी सच में कोई भी रुचि नहीं है। उमा के माथे पर त्योरियां आ गई। सुगंधा को घूरा, साथ चल रही हो।
सुगंधा को अपने घर की शांति बहुत प्यारी थी, पर जीजी को साफ मना करने की हिम्मत भी नहीं होती थी कभी। धीरे से बोल ही दी, जा नहीं पाऊंगी जीजी, बैठने में मुश्किल होती है। उमा के चेहरे पर झुंझलाहट थी। सुगंधा आज बोली तो अजय ने भी कहा, हाँ माँ, आपको जाना भी नहीं चाहिए, बुआ आप ही हो आना। उमा के चेहरे पर नागवारी छाई रही। रात को जब सब सोने के लिए चले गए तो उमा ने सुगंधा को सोफे पर बैठाकर कहा, सुगंधा, तुम्हारी बहू तो बड़ी तेज लग रही है। सुगंधा चुप रही। इसकी लगाम कस कर रखो। सुगंधा हंसती, जीजी, बहू है, घोड़ी थोड़े ही है, जो कोई उसकी लगाम कसेगा। सुगंधा हंसमुख, शांति प्रिय महिला थी। लड़ाई झगड़ा उनके स्वभाव में ही नहीं था। उमा ने फिर से कहा, सुगंधा, यह छम्मक छल्लो जैसी लड़की अजय ने पसंद तो कर ली है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है यह घर में किसी को शांति से रहने भी देगी। कैसी सजी संवरी सी मेकअप किए रहती है, कैसी पटर पटर किए जा रही थी। यह नहीं कि बड़ों के सामने मुंह बंद रखे। सुगंधा फिर से मुस्कुरा दी, ना चाहते हुए भी बोल ही पड़ी, छमक छल्लो, हाँ हाँ जीजी, मैं तो इसे मन ही मन छैल छबीली कहती हूँ। उमा को जरा हंसी नहीं आई। बोली, लटके झटके देखे और अजय उसी को निहारता रहता है। यह रोज रात तक ऐसे ही फ्रेश बैठी रहती है। हाँ जीजी, ढंग से पहनने ओढ़ने की बहुत शौकीन है। कुछ नहीं, पति को रिझा कर अपने पल्लू से बांधने में होशियार है। ये लड़कियां आजकल। सुगंधा को बहुत सारा ज्ञान बघार कर उमा अगली सुबह शिविर में रहने के लिए चली गई। वहीं से पुणे लौट जाएंगी। उनके जाने के बाद अजय ने कहा, अवनी तुम तो बुआ जी के सामने काफी बोली, माँ तो आज तक इतना नहीं बोली। माँ जितनी सीधी है ना अजय, उतना सीधा बनकर आज के जमाने में काम भी नहीं चलता है, बोलना पड़ता है। शांत और गंभीर स्वर में कही अवनी की इस बात पर सुगंधा ने अवनी को ध्यान से देखा। वह ऑफिस के लिए तैयार थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी। खुश, शांत, सुंदर चेहरा। अजय से 4 साल बड़ी नीतू अपने दोनों बच्चों यश और रीनी के साथ छुट्टियों में पुणे से मुंबई आई। उसने आकर कहा, अवनी के साथ रहने से मन ही नहीं भरा था। बड़ी मुश्किल से छुट्टी होते ही आ पाई। नीतू का पति सुधीर साथ में नहीं आया था। वह पुणे में अपने सास ससुर के साथ में ही रहती थी। नीतू और अवनी की खूब जमी। बच्चे अपनी मामी पर फिदा थे। सुगंधा तब हैरान रह गई जब अवनी ने किसी के बिना कहे नीतू के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी ले ली। नीतू परंपरावादी सास के कठोर अनुशासन में रह रही थी। नीतू अपने सास ससुर के नियमों के कारण खुलकर सांस लेना ही भूल चुकी थी। सुधीर भी माँ की ही तरह था। नीतू के हाथों गले में पता नहीं कितने धागे बंधे हुए थे। अवनी ने कहा, दीदी, आजकल मैचिंग एक्सेसरीज पहनने का जमाना है, आपने यह सब कहाँ से पहन लिया? नीतू झेप गई। मेरी सास पता नहीं कितने पंडितों मंदिरों के चक्कर काटती रहती हैं। कुछ भी हो जाए, झट से एक धागा लाकर बांध देती हैं। मेरी तो छोड़ो, सुधीर को देखना कितने धागों में लिपटे ऑफिस जाते हैं। मुझे तो यही लगता है कि उनका ऑफिस में मजाक ना बनता हो। अवनी खुलकर हंसी। अगर उनके ऑफिस में कोई मेरे जैसी लड़की होगी तो मजाक जरूर बनता होगा। नीतू भी हंसने लगी। सुगंधा वहीं बैठी थी। बोली, अवनी, अपनी नंदोई का मजाक उड़ा रही हो? हाँ माँ, बात ही ऐसी है। सुगंधा अवनी का मुंह देखने लगी कि क्या करूं इस लड़की का। नंदोई का मजाक खुलेआम उड़ा रही है। जो मन में आता है वही बोल देती है। घूमने जाने का प्रोग्राम बना। अवनी ने नीतू से कहा, दीदी हर समय सूट साड़ी पहनती हो, वेस्टर्न नहीं पहनती। हाँ, माँ जी को साड़ी ही पसंद है। अवनी को जैसे कुछ याद आया। बोली, आप उनसे यह क्यों नहीं कहती? बेबी को बेस पसंद है। गाते हुए सलमान खान का ही स्टेप करने लगी। तो कमरे में बैठी नीतू, उसके बच्चे अजय हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बाहर बैठी सुगंधा ने उनकी आवाजें सुनी तो मन ही मन कहा कि शायद छैल छबीली को फिर कोई हरकत सूझी होगी, पर अंदर ही अंदर वे नीतू के लिए अवनी का प्यार देखकर खुश भी थी। बेटी मायके आकर कभी इतनी खुश नहीं दिखाई दी थी जितनी वह अवनी के साथ में थी। तभी उमा का फोन आ गया। अवनी के बारे में पूछती रही, उस पर थोड़ी सी सख्ती करने के लिए समझाती रही। सुगंधा ने चुपचाप सब कुछ सुना। नीतू 1 हफ्ते के लिए ही आई थी। अभी उसे आए हुए तीसरा ही दिन था।
सुगंधा के मोबाइल पर उनके भाई सुनील का फोन आया। उनका बेटा विजय अपनी फैमिली के साथ मुंबई घूमने आ रहा था। सुगंधा इस फोन के बाद काफी गंभीर दिखी। उन्होंने जब सबको विजय के आने के बारे में बताया, तो महेश और अजय तो सामान्य से दिखे, पर जब सुगंधा और नीतू ने एक दूसरे को देखा, तो दोनों के चेहरे पर छाया तनाव अवनी से छिप ना पाया। उसके बाद अवनी ने पूरा दिन नीतू को उदास और चुप ही देखा। अब तक हंसती मुस्कुराती नीतू बिल्कुल चुप सी हो गई थी। उसके बच्चे शांत, आज्ञाकारी बच्चे थे। वे कभी कुछ पढ़ते, तो कभी कार्टून देख लेते, कभी बाहर बच्चों के साथ में खेल आते। अगले दिन महेश और अजय के जाने के बाद जब बच्चे टीवी देख रहे थे, सुगंधा के कमरे से नीतू की धीमी सी आवाज आई। जानबूझकर बाहर खड़ी अवनी सुनने की कोशिश करने लगी। वह अब इस घर को अपना घर समझती थी। वह जानना चाह रही थी कि ऐसी क्या बात है जो दोनों के चेहरों का रंग विजय का नीतू कह रही थी, माँ, मैं सुबह ही पुणे निकल जाती हूँ। नहीं बेटा, अभी इतनी मुश्किल से तो तेरा आना हुआ है। नहीं माँ, मैं विजय की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। अपनी फैमिली के साथ आ रहा, तू चिंता मत कर, इग्नोर कर। माँ, आप हमेशा यही कहती रहोगी इग्नोर कर। मुझे नहीं देखनी है उसकी शक्ल। बाहर खड़ी अवनी समझ गई। वह अंदर आकर दोनों के साथ में आराम से बैठ गई। फिर बोली, दीदी आप क्यों जाएंगी? यह आपका मायका है, आपका घर है। मैं आप लोगों को अपना मान चुकी हूँ। आपके दुख अब मेरे दुख हैं। आप लोग भी मुझे अपना समझकर अपनी परेशानी शेयर नहीं करेंगे। ज़रूर करूँगी अवनी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया है। इतना कहकर नीतू ज़रा-सा भी नहीं झिझकी, खुलकर बताया, विजय मेरे मामा का बेटा है, बदतमीज़, चरित्रहीन, मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था। उसने मेरे साथ में बदतमीजी करने की भी कोशिश की थी। मेरे चिल्लाने गुस्सा होने पर फौरन से वह चला गया, पर उसे कुछ कहने के बजाय माँ ने मुझे ही चुप रहकर इग्नोर करने के लिए कहा। मेरी शादी में नहीं आया था, अब आ रहा है, पर मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो आप उसकी शक्ल नहीं देखेंगी दीदी, पर वह आ रहा है ना। सुगंधा चुप थी। अवनी ने कहा, माँ, आप ही नहीं, कई माएँ ऐसा करती हैं कि बेटी को ही चुप करवा देती हैं। माँओं के चुप करवाने से बेटियों का जख्म और भी गहरा हो जाता है। आपने सुनकर उसी समय विजय को 4 थप्पड़ लगाकर निकाल दिया होता, तो आज दीदी जाने की बात ना करती। खैर दीदी आप चिंता बिल्कुल भी ना करो। एक तो मैं यह भी देख रही हूँ कि कोई भी मुंबई यानी यहाँ चला आता है और माँ का कितना काम बढ़ जाता है। माँ कुछ भी कहती नहीं है, पर थक बहुत जाती हैं। मैं भी ऑफिस में ही रहती हूँ, चाह कर भी मैं माँ की हेल्प नहीं कर पाती हूँ, और दीदी को तो मैं ज़रा-सा भी परेशान नहीं होने दूँगी। इतना कहते हुए अवनी ने तुरंत से अजय को फ़ोन किया। अजय तुम्हें बस इतना करना है कि अपने मामा को फ़ोन करके कहो कि हम सब अचानक से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। माँ को पता नहीं था, तुमने सरप्राइज़ देने के लिए पहले ही टिकट्स बुक किए हुए थे। उधर से अजय ने क्या कहा, वह तो किसी को भी पता ही नहीं चला, पर अवनी के होठों पर एक प्यारी-सी मुस्कान दिख रही थी। वह बोल रही थी, अभी करो फ़ोन, ओके, लव यू टू बाय। नीतू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, सुगंधा भी मुस्कुराई, तो अवनी उनकी गोद में सिर रख कर लेट गई। माँ ये सब तो करना ही पड़ता है, गऊ टाइप औरत बनकर अब काम नहीं चलता है। हमारा तेज तर्रार होना आज की ज़रूरत है। अजय मुझे आपके सीधेपन के कई किस्से सुना चुका है, पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ। उसने यह जिस ढंग से कहा, उस पर सुगंधा और नीतू को जोर से हंसी आ गई। सुगंधा अवनी का सिर सहलाने लगी, तो वह फिर झटके से उठी। नहीं माँ, बाल नहीं छेड़ने हैं मेरे, अभी स्ट्रेटनिंग की है। सुगंधा ने हंसकर अपने माथे पर हाथ मारा, तभी उनका फोन बज उठा। उमा का नाम देखकर वे रूम से बाहर चली गई। उमा ने हालचाल पूछा, अपने स्वामी जी की तारीफ की, फिर पूछा, तुम्हारी छैल-छबीली के क्या हाल हैं? जी, यह छैल-छबीली तो मेरे मन को भा गई है। इतना कहकर उमा को अवाक कर फ़ोन रखकर वे वापस से नीतू और अवनी के पास चली आई। अवनी ने पूछा, बुआ क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस हाल-चाल। क्यों माँ, यह नहीं पूछा कि छैल-छबीली क्या गुल खिला रही हैं?
सुगंधा को जैसे करंट सा लगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह क्या कह रही हो बेटा? अवनी अब हंसकर लोटपोट हो रही थी। डोंट वरी माँ, मैंने अपना यह नाम एंजॉय किया। आप दोनों जिस दिन ये सब बातें कर रही थी, मैंने उस दिन भी ऐसे ही सुना था, जैसे आज आपकी और दीदी की बात सुनी। वह क्या है ना, माँ अभी बताया ना कि गऊ टाइप बनकर जीने का जमाना गया, सब पर नजर रखनी पड़ती है। पर मैं सचमुच में आप लोगों को प्यार करती हूँ। इतना कहकर अवनी सुगंधा के गले लग गई। नीतू उन्हें घूर रही थी। माँ यह क्या किया है आप लोगों ने? सॉरी, सॉरी बाबा। इतना कहकर सुगंधा ने नाटकीय ढंग से कान पकड़े तो तीनों हंसने लगी। अवनी ने फर्जी कॉलर ऊपर किया। देखा, इस छैल छबीली ने सास को भी कान पकड़वा दिए। सबकी मीठी सी हंसी से कमरा गूंज उठा। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।